सभी का एनजीओ वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। वक्त हो चुका है खबर देश और प्रदेश की खबरों का। चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। बिल्कुल, तो आज हम उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिसमें जो विषय जो है इस समय चर्चा का बना हुआ है। और सबसे पहले आज हम बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश और जापान इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बताएंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी में क्या कुछ अपडेट हुआ है, और इसके साथ ही जाते जाते हम इंटरनेशनल मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। तो वही दिल्ली से उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान शामिल हुए। आपको बता दें, सम्मेलन का मकसद जो है उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देना और दोनों के बीच कारोबारी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश में मौजूद संभावनाओं और सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं को सामने रखा है, और साथ ही प्रदेश में उद्योग, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान यूपी में वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का भी जो भागीदारी है उसकी यह 3 गुना से अधिक हुई है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तथा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट, भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क, 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, भारत का पहला रैपिड रेल, भारत के पहले इनलैंड वाटरवे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब के साथ आज ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज दे रहा है। वही नजर डालते अगली खबर को। बता दें, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में देखी जा रही है। गांधी परिवार के करीबी नेताओं में गिनी जाने वाली रेणुका चौधरी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहती है, और इस बार राम मंदिर से लेकर वंदे मातरम तक उनके बयानों ने सियासी बहस को गर्मा दिया है। बिल्कुल, और हाल ही में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत के दौरान रेणुका चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिन्हें लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रज्ञा कहीं ना कहीं जो है अब जुबानी जंग तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसी पर बनी है हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद रेणुका चौधरी गांधी परिवार की बेहद खास मानी जाती हैं। रेणुका चौधरी अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की और राम मंदिर को लेकर तो विवादित बयान तक दे दिया। रेणुका चौधरी का कहना है कि मंदिर तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनमें चोरी की जा सके। रेणुका चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सीरियल थी जिसमें दिखाते हैं कि जिस तरह बैंक में वो लोग पैसे हड़प लेते हैं और किसी को जानकारी होती नहीं है, तो अभी तो सारे मंदिर बन रहे इसीलिए कि हम चोरी कर सकें, और तो सोचे कि राम जी रहेगा रक्षा और किसी को पता नहीं चलेगा। रेणुका चौधरी ने वंदे मातरम पर चल रही देश में सियासी बहस के बीच एक नया बयान और छोड़ दिया है। वंदे मातरम के गायन को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला।
रेणुका का कहना है कि देश भर में नफरत की आग लगाने का सोचकर अचानक से वंदे मातरम को अपना रही हैं। आज तक जिक्र नहीं किए, अचानक देशभक्त बन गए, अचानक देश को दिखाना चाह रहे हैं कि कितने भक्त हैं, और वही इतने भक्त हैं कि जो सिलसिला पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, अंबेडकर साहब थे, बाबा साहब अंबेडकर साहब थे, ऐसे महान पुरुष सब बैठकर एक नियम को तय कर रहे थे, उसको उल्टा करके करने का, जानबूझ के देश में नफरत के आग लगाने का तरीका सोचकर अब अचानक वंदे मातरम को अपना रहे हैं। सांसद रेणुका चौधरी ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भी बातचीत की। उन्होंने सोरेन सरकार द्वारा छात्रों की मांगों को स्वीकारने वाले फैसले को सराहनीय बताया। हालांकि एक तरफ झारखंड के छात्रों की मांग थी कि राहुल गांधी को सोरेन सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, लेकिन रेणुका चौधरी ने बयान दिया है कि झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन में राहुल गांधी ने अहम रोल प्ले किया है। देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ सोरेन जी है, मुझे पूरा उम्मीद है वो बहुत सुलझे हुए लीडर हैं, और वो जो कदम उठाना पड़ेगा और करना है वो करेंगे, तो इसमें मेरी कोई सलाह और ये नहीं है। और राहुल गांधी जी ने बहुत अहम रोल प्ले किए हैं, और अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि बच्चों का आवाज़ गूंज रही है, और हम सोच के, यही तो तालमेल है एक लोकतंत्र की, यही तो खूबसूरती। वहीं वंदे मातरम विवाद को लेकर केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री व जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला था। कुमारस्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी की रगों में इटली का खून दौड़ रहा है, जिसका जवाब देते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि आप इतने पढ़े लिखे होकर इस तरह का बयान देते हैं। अच्छा, और इनके खून क्या है ये मैं जानूं? इनके खून में क्या है? यही होती है बहुओं के साथ, बहू हमेशा बाहर की होती है, चाहे तुम उम्र गुजार दो, 10 जन्म लो, मगर हमें हमेशा दोषित और बाहर के खड़े करते। इसीलिए तो इस देश में आज भी हम अपने दुल्हनों को जला देते हैं, ऐसे विचार के लोगों की वजह से। कुमार स्वामी जी, आप पढ़ लिख कर ये आपका सोच है कि इटली का खून है। राम मंदिर में चोरी की घटना को लेकर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के कथित बयान ने सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। मंदिर निर्माण और भगवान राम से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर उनका ये बयान अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। राम मंदिर जैसे संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे पर दिया गया कोई भी बयान राजनीतिक तापमान बढ़ाने की क्षमता रखता है। ऐसे में रेणुका चौधरी का बयान आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप और सियासी बार पलटवार को और तेज कर सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, ईडी की टीम धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 17 के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये कार्रवाई जो है मौलाना मोहम्मद अली जोहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी रामपुर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की जा रही है। तो ये आपको बता दें, जांच एजेंसी का कहना है कि साफ तौर पर आरोप देखा जा रहा है कि सरकारी ठेकों से मिली रकम को कुछ निजी ठेकेदारों के जरिए डाइवर्ट किया गया है। तो वही आपको बता दें, इसके बाद इस धनराशि का इस्तेमाल ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े संपत्तियों के निर्माण समेत दूसरे कामों के किए जाने का साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, और जांच में कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेन देन भी सामने आने की बात कही जा रही है। वहीं ईडी को शक है कि सरकारी ठेकों से फायदा पाने वाले ठेकेदारों ने कथित तौर पर डाइवर्ट की गई रकम को ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक दान और निर्माण कार्यों के माध्यम तक पहुंचाया। वहीं आपको बता दें, तलाशी अभियान के दौरान ईडी का फोकस जो है वो अपराध से अर्जित धन के संभावित स्रोत और उनके लेन देन की कड़ियों को खंगालने पर है। तो वही इसके साथ ही वित्तीय रिकॉर्ड, अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूतों की भी लगातार जो तलाश की जा रही है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और जांच एजेंसी इस मुद्दे पर कथित मनी ट्रेल जोड़ने से जुटी हुई है। तो वही इसका विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। बसंत, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल निकिता, आपको बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी पर जो 400 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उस पर ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिसमें करीब
10 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही, चाहे रामपुर हो, सहारनपुर हो और दिल्ली हो। तो ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर जाकर के लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो सरकारी पैसा था उसको किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उसको ट्रांसफ़र करके उसको निजी ठेकेदारों के जरिए उसको एकत्रित किया गया। उसके बाद जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तो लगातार जो जांच का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और 2002 में ये मामला दर्ज हुआ था। चूंकि बड़ा मामला है, सियासी एक मामला है, चूंकि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी लगातार हमेशा से विवादों में रहती है, उसको गिराने का भी निर्देश था। उसी कड़ी में जौहर यूनिवर्सिटी ये जानने की कोशिश कर रही कि आखिर जब जौहर यूनिवर्सिटी बन रही तो जो 400 करोड़ रुपए सरकारी धन का जो इस पे खर्चा आया था, जो इसको बनाया गया था, आखिर इतना पैसा कहाँ से आया, किसके जरिए। तो तमाम सारे तथ्यों को लेकर के ईडी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कुछ ठेकेदार हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है और जो ट्रांजैक्शन हुआ है खातों से उसको लेकर के भी लगातार ईडी कार्रवाई करती नजर आ रही। जी बिल्कुल बसंत, अगर बात की जाए अभी तक की तलाशी की, तो क्या कुछ अहम सबूत जो हैं वो मिले हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जौहर यूनिवर्सिटी पर भी छापेमारी की जा रही है, उनके मनी किस किस क्षेत्र में डाइवर्ट किए गए हैं, इसकी भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जौहर यूनिवर्सिटी चूँकि बहुत बड़ा मामला है, चूँकि 400 करोड़ से लागत की बनी ये यूनिवर्सिटी थी और इसको लेकर के आखिर इसमें पैसा इतना कहाँ से आया, किन किन ठेकेदारों के द्वारा लिया गया। चूँकि सरकारी धन बताया जा रहा है कि सरकारी धन भी इसमें लगाया गया था जो निजी ठेकेदारों को जरिए लगाया गया था। तो ऐसे में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कुछ ठेकेदार हैं जिनको चिन्हित किया गया, लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनके बैंक खाते की डिटेल खंगाली जा रही है और कुछ बैंक खातों को सीज भी किया गया। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी चूंकि इससे पहले भी विवादों में और इसी कड़ी में लगातार ईडी कार्रवाई करती नजर आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ईडी के द्वारा कई और भी जो कई सफेद पोस्ट नेता भी हैं उनको भी रडार पे ले रखा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर इतना रकम आजम खान को कैसे मिला, एक ट्रस्ट को कैसे मिला, तो कहाँ से आया। तो तमाम सारे पहलुओं पर जांच पड़ताल ईडी के अधिकारियों के द्वारा लगातार की जा रही है। बिल्कुल बसंत, आप लगातार नजर बनाए रखिए। अब देखना यह होगा कि इस ईडी की छापेमारी के बाद क्या कुछ सबूत जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बिल्कुल मानसी, अगर बात की जाए लगभग 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है। सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। तो वही नजर आते अगली खबर की बता दें आपको, वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रगीत के कुछ अंश गाए जाने को लेकर शुरू हुए बहस अब आरोप प्रत्यारोप तक पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वंदे मातरम के कुछ स्टैंजा गाना अपराध है तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर भी केस होना चाहिए। खड़गे ने कांग्रेस के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी का इतिहास राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। वंदे मातरम देशभक्ति का गीत, लेकिन सियासत में आते ही अब ये सियासी संग्राम का नया सुर बन गया है। कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हुआ है कि गीत की पंक्तियों से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि किसने कितनी पंक्तियां गाई। कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के कुछ स्ट्रेंजा गाए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर यही अपराध है तो फिर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर भी केस दर्ज किया जाना चाहिए। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही नहीं गाए, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गाए। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया ऐसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाए। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर डालो। खड़गे का तर्क है कि कांग्रेस वही वंदे मातरम गा रही है जिसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के दौर में गाया गया था। उधर बीजेपी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आजादी के समय मुस्लिम लीग से रिश्ते का जिक्र कर सवाल खड़े किए। वहीं गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए पार्टी को चापलूसों की पार्टी तक बता दिया।
कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता को। तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं। अब ये कांग्रेस है ही नहीं, ये चाटुकारों का कांग्रेस है। जो कांग्रेस हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़े, और वो कांग्रेस अब नहीं है। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका का कांग्रेस है, जो वंदे मातरम को किस ढंग से अपमानित करने का काम किया, उसमें खड़गे भी शामिल थे। और खड़गे जी तो तोता है, जितना राहुल गांधी पढ़ा देते हैं उतना पढ़ते हैं खड़गे जी। मुद्दा वंदे मातरम से शुरू हुआ और पहुंच गया कांग्रेस की विचारधारा और गांधी नेहरू तक। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि वंदे मातरम के कितने स्टैंजा गाए जाएं, इस पर देश के सियासत के स्टैंजा बढ़ते ही जा रहे हैं। कांग्रेस इसे परंपरा और इतिहास से जोड़ रही है, बीजेपी से राष्ट्रवाद और सम्मान का मुद्दा बना रही है। ऐसे में सवाल यही है कि सियासत के इस सुर संग्राम में वंदे मातरम की आवाज ज्यादा सुनाई देगी या फिर आरोप प्रत्यारोप का शोर ही हावी रहेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब निजी हमलों और तीखी सियासी बयानबाजी तक पहुंच गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने साफ तौर पर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तानियों से ज्यादा तड़प कांग्रेस नेता रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद शुरू हुआ था और इसी मुद्दे पर कंगना रनौत लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। तो अब कंगना ने कांग्रेस नेताओं की तुलना कहीं न कहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान से कर दी है। उनके इस बयान के बाद सियासी पलटवार भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और कांग्रेस ने कंगना के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कंगना को बीजेपी में भी कोई गंभीरता से नहीं लेता, तो कांग्रेस उन्हें क्यों गंभीरता से ले। और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से उन्हें डॉक्टर को दिखाने की भी सलाह दी गई है। यानी वंदे मातरम से शुरू हुआ विवाद अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी जीवानी जंग में बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कंगना के तीखे बोल तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का पलटवार। आखिर वंदे मातरम पर छिड़ी ये सियासी जंग अब किस मोड़ पर पहुंचेगी, तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में वंदे मातरम के गायन को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद से कंगना रनौत कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब कंगना ने कांग्रेस नेताओं की तुलना पड़ोसी देश पाकिस्तान से कर दी है। वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना का जो है, मैं कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कला का, एक कविता का क्या प्रभाव होता है जैसे मानुष पे, लेकिन उसका एक इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना प्रभाव करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने तो देख के। अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनती बनती अब देश विरोधी बन चुकी है। कंगना के इस बयान के बाद कांग्रेस कह रही है कि कंगना को बीजेपी में भी कोई सीरियस नहीं लेता, तो हम भला क्यों ले, उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आप लोग जिनका नाम लेके सवाल पूछते हैं उनको बीजेपी सीरियसली नहीं लेती है। मैं उनके सवालों का क्या जवाब दूं? मैं तो बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनको स्वस्थ करें, और मैं इस मंच से कहना चाहती हूं आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आप दिन ब दिन विक्षिप्त होती जा रही है। बीजेपी पहले उनको संज्ञान ले, उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और बीजेपी बताए कि क्या जनरेशन गटर है, क्या जो उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बोला वो उसके साथ खड़ी है, क्या उन्होंने जो किसानों को कहा वो उसके साथ खड़ी। इसका जवाब बीजेपी से लीजिए ना, उनकी सांसद है, हमसे क्या पूछते हैं। बीजेपी उनको सीरियसली ले नहीं रही, आप लोग घूम घूम के हमसे सवाल पूछते हैं। और आरएसएस पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, बोल रही साहब चर्चा होनी चाहिए। छोड़ो नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, किन के बारे में बात कर रहे हो, छोड़ दो।
दरअसल कंगना रनौत ने ये बयान मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने के बाद दिया। कंगना रनौत मंगलवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंची थी, जहां उन्होंने गणपति जी के दर्शन किए। कंगना ने सिद्धिविनायक को पूरे मुंबई का रक्षक बताया और कहा कि वो जब भी आती हैं तो उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। हालांकि कांग्रेस की पाकिस्तान से तुलना चर्चा में बनी हुई है। तो वही नजर आते अगली खबर की बता दी आपको। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ चुका है। बिल्कुल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि संसद से महज आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। तो वही साफ तौर पर राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि पुलिस कार्रवाई में एक बच्चे की आंख और एक बच्ची का कान घायल हुआ है। तो वही लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि खुद घायल छात्रों से मिले हैं और इस कार्रवाई की कई वीडियो भी सामने आया है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से छात्रों से माफी मांगने की मांग की है और साथ ही उन्होंने सरकार पर सत्य, अहिंसा और हिंसा की राजनीति का भी आरोप लगाया है। तो हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप को खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का तेज लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों पर कार्रवाई के आरोप से लेकर पुलिस से जवाब तक मामले की पूरी तस्वीरें इन दिनों साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं के खिलाफ हुए पुलिस एक्शन पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूँ। हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई ये है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है और दिखने पर मानते नहीं। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी। उधर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इधर बीजेपी की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। बीजेपी कह रही है कि राहुल छात्रों में बीजेपी के लिए लगातार जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। भड़काने की राहुल गांधी जानबूझ करके छात्रों को भड़काने की चेष्टा कर रहे हैं। छात्रों को लेकर के मोदी सरकार पहले से ही संवेदनशील रही है, छात्रों की सभी मांगों को मानने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी जानबूझ करके अफवाहें फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। देखो, राहुल गांधी की समस्या सिर्फ एक है कि राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने का या सरकार बनाने का अधिकार सिर्फ ये गांधी फैमिली को ही है। तो नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, अब राहुल का नंबर नहीं आ रहा है और उस पर गद्दी के ऊपर एक गरीब का बेटा, एक किसान, एक मजदूर का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा उस पर बैठ गया है, जो उनसे स्वीकार्य नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर पलटवार किया, जिसमें वो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे से प्रदर्शन को संभाला। आपको बताएं तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि मौके के हालात को देखते हुए पुलिस और अधिकारियों को जो कार्रवाई सही लगी वो उन्होंने की, लेकिन पैलेट गन चलाने का आरोप बेबुनियाद है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा संगठनात्मक दांव खेला है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी बनाया गया है। बिल्कुल, करीब 2 साल से खाली पड़े इस अहम पद पर तावड़े की नियुक्ति को बीजेपी की चुनावी रणनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तो ये बता दें आपको, महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को संगठन और चुनावी रणनीति का अनुभवी खिलाड़ी माना जाता है। बिहार और केरल जैसे राज्यों में संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुके तावड़े के सामने अब देश के सबसे अहम राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने की चुनौती होगी। तो ये बता दें आपको, 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य में से एक देखी जाती है। ऐसे में तावड़े की नियुक्ति से साफ है कि पार्टी चुनाव से काफी पहले ही संगठन को सक्रिय करने और बूथ स्तर पर अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने में जुट चुकी है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि विनोद तावड़े की नई जिम्मेदारी यूपी की सियासत में बीजेपी के लिए कितना असरदार साबित होगी और पार्टी 2027 के चुनावी रण में किस रणनीति के साथ उतरती है। और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। बीजेपी ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए चुनावी राज्यों के लिए नई जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। सबसे अहम जिम्मेदारी मिली है बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को। महाराष्ट्र की राजनीति से निकले तावड़े को अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। यूपी बीजेपी में यह नियुक्ति इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश प्रभारी का पद करीब 2 साल से खाली था। विनोद तावड़े की नियुक्ति के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी का दायित्व सौंपे जाने पर हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक शक्ति, कार्यकर्ता आधारित संस्कृति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आप दोनों के अनुभवी मार्गदर्शन से नई दिशा एवं नई गति मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी तावड़े को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बासित अली ने विनोद तावड़े की तारीफ की और कहा कि वो चुनाव जिताने का काम करते हैं। देखिए, विनोद तावड़े जी का एक स्टाइल है कि वो सबको साथ लेकर के चलते हैं और जो कार्यकर्ता घर बैठ जाए उसको काम पे लगाने का काम करते हैं और चुनाव को जिताने का काम करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे राष्ट्रीय महामंत्री जिनके पास लंबा अनुभव है। विनोद तावड़े महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं। उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। 1980 में विनोद तावड़े अखिल भारत विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े। 1988 में एबीवीपी महाराष्ट्र में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली। 1994 में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बने। 1995 से लेकर 1999 तक बीजेपी महाराष्ट्र के महासचिव रहे। फिर 2002 से 2014 के बीच महाराष्ट्र बीजेपी के महासचिव रहे। 2014 में बोरीवली सीट से विधानसभा चुनाव जीते। देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2020 से 21 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रहे। 2021 में बीजेपी के राष्ट्र महासचिव बने और 2026 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद चुने गए। तावड़े के पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। इससे पहले वो इसी साल हुए केरल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रभारी थे। उनके ही कार्यकाल में बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोला। तावड़े को साल 2022 में बिहार का प्रभारी भी बनाया गया था। उनके ही मार्गदर्शन में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया और अब उन्हें यूपी की कमान सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में विनोद तावड़े के सामने चुनौती होगी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश भरना, सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बिठाना, विपक्ष की रणनीति का जवाब देना और जीत के लिए चुनावी रोड मैप को तैयार करना। बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाकर साफ संदेश दे दिया है कि 27 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र से निकला संगठन का यह रणनीतिकार अब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी रण की जिम्मेदारी संभालेगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि तावड़े की रणनीति से यूपी में कमल कितना खिलता है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसी बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव मौजूदा कांग्रेस गठबंधन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है
और इसी वजह से जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं। राकेश त्रिपाठी का दावा है कि कांग्रेस इमरान मसूद से बयान दिलवाकर अखिलेश यादव पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश नए गठबंधन सहयोगी की तलाश में बीजेपी के सहयोगी दलों पर डोरे डाल रहे हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव जी बहुत चिंता में है, परेशानी में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर लगातार डोरे डाल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे कोई अलायंस पार्टनर उनके साथ जुड़े, क्योंकि जिनके साथ अलायंस उन्होंने कर रखा है कांग्रेस पार्टी, इमरान मसूद के बहाने लगातार उन पर इतना दबाव बना रही है जो दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं और नए अलायंस पार्टनर ढूंढने के लिए ही कपोल कल्पित अफवाहें फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। बेहतर है कि वो अपनी पार्टी के भीतर निगाह रखें, क्योंकि जिस तरह से चाचा शिवपाल यादव चचा आजम खान के साथ अकेले में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो खतरे का संकेत समाजवादी पार्टी के लिए है। तो ये बता दिया आपको, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसी बीच गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। बिल्कुल, सीएम योगी ने पिछली सरकारों के विकास मॉडल पर सवाल उठाते हुए सैफई सिंडिकेट का जिक्र किया और भ्रष्टाचार माफियाओं और प्रदेश के पैसे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। योगी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में विकास का लाभ आम जनता के बजाय कुछ खास लोगों तक सीमित है। उन्होंने प्रदेश के कानून व्यवस्था और विकास को लेकर अपनी सरकार के कामकाज पर भी विपक्ष के सामने रखा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेरिका ईरान युद्ध का भी इस दौरान जिक्र किया है और विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले योगी के इस हमले को बीजेपी की चुनावी रणनीति और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बढ़ती राजनीतिक आक्रामकता से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी पर बनी है हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत की पिच पर मुकाबला अभी से गर्म होने लगा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं। गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दलों के जवानों के सम्मेलन और मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा आयोजन के शुभारंभ के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को सीधे निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था और अगर था भी तो सिर्फ सैफई सिंडिकेट के विकास तक सीमित था। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। मुख्यमंत्री योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि सपा सरकार माफियाओं के सामने घुटने टेकती थी। वही उनकी परेशानी है, वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। लेकिन योगी का हमला यही नहीं रुका। अमेरिका ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए योगी ने तंज कसा कि जब मिसाइलें वहां गिर रही थी तो दर्द प्रदेश के कुछ नेताओं को हो रहा था। ये लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है, इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब। यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था। दरअसल यूपी की सियासत में ये कोई पहली बार नहीं है। कभी कानून व्यवस्था, कभी माफिया, कभी भ्रष्टाचार, तो कभी विकास का मॉडल।
बीजेपी और सपा के बीच आरोपों की राजनीति लगातार तेज होती रही है। यानी चुनावी बिगुल बजने से पहले ही प्रदेश में योगी बनाम सपा के बीच सियासी महायुद्ध शुरू हो चुका है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली जल बोर्ड के कथित टेंडर घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, इस कार्रवाई के बाद दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। तो वहीं एसीबी ने आप नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर से कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। बिल्कुल, गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दी है और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पिछला मामला भी फर्जी था और ये मामला भी फर्जी साबित होगा। तो आपको बता दें, बीजेपी ने गिरफ्तारी का स्वागत किया है और कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी आप पर हमला बोलते हुए दिल्ली की पिछली सरकार के कार्यकाल में कथित घोटालों का मुद्दा उठाया है। यानी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली में सियासत भ्रष्टाचार के आरोप बनाम राजनीतिक बदले के दावे के बीच अब तेज हो गई है। अब सवाल यही है कि जांच में क्या सामने आएगा और क्या असर इस कार्रवाई पर देखने को मिल सकता है, और इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित करार दिया है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी वह सबको याद है। पिछला केस भी फर्जी था और ये केस भी फर्जी साबित होगा। आखिर कब तक बीजेपी की ये तानाशाही चलती रहेगी? जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा, लेकिन जेल में बिताए उस वक्त और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। ये चाहे जितनी तानाशाही कर ले, अब मोदी सरकार का अंत तय है। पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येंद्र जैन जी के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं आप नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आप नेता इस गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी की कुंठा बता रहे हैं। आपकी माने तो इस बार भी केस झूठा निकलेगा, लेकिन बीजेपी ये गलतफहमी ना पाले कि आप नेता डर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। भाजपा ये नैरेटिव बदलने की कोशिश छोड़ दे। इस हमारे ऊपर अटैक करके हमारे नेताओं को अरेस्ट करके नैरेटिव नहीं बदलने वाला। भाजपा बैकफुट पर ही रहेगी। अगर इनको सच में करप्शन की जांच करनी होती तो ये जाएं रेखा गुप्ता के यहाँ, जाएं रेखा गुप्ता को अरेस्ट करें और उनकी पूरी कैबिनेट को अरेस्ट कर दें। 18 महीने के अंदर 22,000 करोड़ का राइस स्कैम किया उन्होंने। 18 महीने के अंदर 700 करोड़ का मेडिकल स्कैम कर गई है वो। 18 महीने के अंदर 50 करोड़ का स्कैम कर दिया उन्होंने साइकिल का। इनको कौन पकड़ेगा? अगर इनको सच में भ्रष्टाचार के ऊपर वार करना है तो यहाँ जाएं। आम आदमी पार्टी के नेताओं से कम्पीट करना है तो शिक्षा पे कम्पीट करें, हेल्थ केयर पे कम्पीट करें। हम इस दबाव से डरने वाले नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा बीजेपी को अभी तक। इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, तो कांग्रेस कह रही है कि आप सरकार ने कई घोटाले किए हैं। देखिए, जिस समय केजरीवाल साहब की सरकार थी, सत्येंद्र जैन के घोटाले पर घोटाले थे और दिल्ली जल बोर्ड में इतनी त्राहिमाम उन्होंने कर रखी थी कि गांव के अंदर सीवर लाइन डाल दी। एग्रीकल्चर लैंड जो है, जो खेती के लिए थी, और वहां पर उन्होंने प्लॉटिंग करवाई। जल बोर्ड में कम से कम कोई 10-20 हजार करोड़ का नहीं, कितने हजार करोड़ का घोटाला केवल सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के माध्यम से हुआ। मैं कहता हूं कि एसीबी ने उनको आज गिरफ्तार किया है और ये तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। मामला 2017 का है। सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल के मंत्री थे, पानी के मंत्री थे। इनके रहते हुए दिल्ली जल बोर्ड का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका उठा, 38 करोड़ रुपये का ठेका उठा। उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन एक ठेकेदार को सूट करते हुए
उसके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई और उसमें लगभग 1,80,00,000 रुपया रिश्वत के नाते लिया गया। वो ट्रैक हो गया है, इसलिए एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्रांच ने सतेंद्र जैन को पकड़ा है। ये असल में भ्रष्टाचार वाली सरकार थी और ये यहीं नहीं, पंजाब में भी भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं। इनके कई सारे मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और कई सारे मंत्री अभी जेल में हैं। देखिए, आम आदमी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे पर आई थी और सबसे ज्यादा करप्ट वही हुए। नए नए तरीके उन्होंने करप्शन के ढूंढे, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से लूटा हो, शराब का प्राइवेटाइजेशन हो, और भी तमाम तरीके से उन्होंने लूट मचाई है। तो सतेंद्र जैन तो बहुत खास थे अरविंद केजरीवाल जी के पास, पहले भी जेल हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। हो सकता है कोई इनपुट हो जिसके वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसीबी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में शर्तों से कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई ताकि एक खास तकनीक और चुनिंदा निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। दावा है कि बिना पायलट स्टडी कराए टेंडर की शर्तों में बदलाव किए गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। जांच एजेंसी एसीबी ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और वित्तीय लेन देन के आधार पर निजी कंपनियों, बिचौलियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच गहरी सांठगांठ का खुलासा किया है। तो वही नजर आते अगली खबर की बता दी आपको, बिहार में शिक्षक बहाली और भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है और अब इस आंदोलन को सियासी समर्थन भी पूरी तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, पटना के गर्दनी बाग में छात्र धरने पर और अनशन पर बैठे हैं और छात्रों की मांग है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज हो, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई हो। और इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। बिहार में शिक्षक बहाली, पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में छात्र धरना और अनशन कर रहे हैं। इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छात्रों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी छात्रों का हाल जाना और उनकी मांगों का समर्थन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि युवा अगर एकजुट होकर अपनी हक की आवाज उठाएंगे तो दिल्ली और झारखंड की तरह बिहार सरकार को भी छात्रों के संघर्ष के आगे झुकना ही पड़ेगा। तेजस्वी ने 19 अगस्त को महागठबंधन के राजभवन मार्च में छात्रों को शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। सुनिए। जिस दिन आप जात पात भुला करके एक होकर के इस लड़ाई को लड़ोगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। चाहे दिल्ली की सरकार झुकी या झारखंड में जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने सभी छात्रों की मांगों को सुना, हम लोग भी सोचे थे कि भाई बिहार में कोई तो आकर के आप लोगों का सुनेगा, कोई तो बात करेगा, लेकिन जहां भी एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, आप लोगों को कुछ सुनने वाला नहीं है। गर्दनी बाग से आकर तेजस्वी यादव ने मीडिया से खास तौर से बात की और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि गंभीरता का आलम देखिए कि सरकार से कोई भी उन छात्रों से मिलने भी नहीं गया है। लोग भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं, भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है, घोटाले करने में व्यस्त है। थोड़ी सी भी इनकी अंतरात्मा नहीं जगती है कि किस प्रकार से इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, 1 लाख नौकरी, क्या 1 नौकरी तक ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। और जो बहालियाँ निकल रही हैं वो निष्पक्ष नहीं निकल रही हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं, उनका भविष्य जो है खराब होता जा रहा है और कोई संवाद करने के लिए भी नहीं जा रहा है। क्या गंभीरता ये दिखाता है। अब छात्रों के प्रदर्शन और तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर बीजेपी कह रही है कि ये तेजस्वी का दिखावा है और छल है। तेजस्वी यादव तो सोए हुए थे, तो विदेश यात्रा पर थे, कुंभकर्ण की नींद में थे। अभी कहाँ से उनको नींद खुल गई है। जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो वो विदेश घूम रहे थे, छात्र के साथ आए नहीं, और अभी अपनी वोट की राजनीति के लिए। अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। अमेरिका और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के बीच टकराव और भी बढ़ गया है।
ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी की प्रेसिडेंट टोमोको अकाने और सीनियर ट्रायल लॉयर पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो आपको बता दें, अमेरिका विदेश मंत्री ने इन दोनों अधिकारियों पर ऐसे देशों के नागरिकों के खिलाफ आईसीसी की कार्रवाई में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है, जिन्होंने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया। आपको बता दें, अमेरिका लंबे समय से आईसीसी पर अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करने और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाता रहा है। अब वाशिंगटन ने साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध अंतिम कदम नहीं है। मार्को रूबियो ने कहा कि आईसीसी के खिलाफ अमेरिका का अभियान व्यापक होगा और जरूरत पड़ने पर आगे भी कदम उठाए जाएंगे। तो आपको बता दें, अमेरिका दूसरे देशों से भी आईसीसी को आर्थिक और राजनीतिक समर्थन बंद करने की अपील कर रहा है। तो वही हैग स्थित आईसीसी नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता जैसे गंभीर अपराधों के आरोपों पर मुकदमा चलाता है। ऐसे में अमेरिका की ताजा कार्रवाई में आईसीसी के बीच पहले से जारी तनाव को और भी बढ़ा दिया है। तो आपको बता दें, अमेरिका का आईसीसी पर यह बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। आईसीसी प्रमुख पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से अयोध्या में क्या कुछ चेंजेस आए हैं और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो जापान के इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल हुए हैं, जो कि दिल्ली में हुआ था। और इसी के साथ हमने इंटरनेशनल मुद्दों पर भी चर्चा की। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वोस्ट। नमस्कार।